तो चलिए आज हम जानते हैं केएफटी यानी कि केएफटी क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं और उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या-क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स का अलग-अलग पढ़ेंगे। यूरिया, क्रिएटिनिन क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन-सा पैरामीटर्स आता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो केएफटी है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसके अंदर कौन-सा पैरामीटर्स आता है और उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। फिर हम एक-एक करके देखेंगे। यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। उसको हम एक-एक करके देखेंगे। तो पहले हम जानते हैं केएफटी क्या होता है, इसको और उसका नॉर्मल रेंज के बारे में जानते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। तो हम देखेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं केएफटी। कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करता है किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लो यानी केएफटी कर लो, तो उसका हमको नॉर्मल वैल्यू पता चलना चाहिए क्या ना कि हमारा किडनी ठीक से यानी कि हमारा जो किडनी है वो सही है या नहीं है, या हमारा किडनी डिजीज है, हमको इस बारे में हम पता कर सकते हैं खुद से ही। हमको डॉक्टर पास अगर कहीं पे रिपोर्ट मिलता है तो रिपोर्ट को हम खुद से ही एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा किडनी जो है ठीक है कि नहीं है, उसका हम नॉर्मल रेंज पता कर सकते हैं खुद से हम। इसके इसको पढ़ने के बाद हम आप लोग को बताते हैं कि क्या-क्या होता है। तो पहले देखते हैं ब्लड यूरिया यानी कि जो हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है यूरिया यानी कि हमारे ब्लड में यूरिया कितना है, उसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड यूरिया यानी कि जो यूरिया का है उसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 17 से यानी कि 17 से 43 17 टू 43 यानी कि इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आपका किडनी ठीक है। और उसके बाद क्रिएटिनिन यानी कि जो सीरम क्रिएटिनिन है वो हमारा बॉडी में कितना रहना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन अगर मेन है तो 0.6 टू 1.3 mg पर डीएल होना चाहिए। और जो वुमेन है महिलाओं में वो 0.6 टू 1.1 mg पर डीएल होना चाहिए क्रिएटिनिन का लेवल। उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसको बन बोलते हैं, कहीं कहीं पे बन लिखा होता है और कहीं कहीं पे पूरा लिखा होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए 7 टू 20 mg पर डीएल। 70 टू 20 mg पर डीएल यानी कि 7 से 20 mg पर डीएल रहना चाहिए। उसके बाद जो सीरम यूरिया यूरिक एसिड है, सीरम यूरिक एसिड है जो हमारा ब्लड में रहना चाहिए, तो मेन में रहना चाहिए 3.4 टू 7.0 mg पर डीएल रहना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन में यानी कि जो हमारा महिला है, महिलाओं में कितना रहना चाहिए तो 2.4 टू 6.0 mg पर डीएल रहना चाहिए। ये हम देखेंगे अपना केएफटी का रिपोर्ट में, ये सब नॉर्मल है तो हम ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएफआर। जीएफआर क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो उसका होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट पर इतना होना चाहिए 1.73 एम स्क्वायर यानी कि इतना होना चाहिए जीएफआर। उसके बाद हम देखेंगे ये आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में। उसके देखते हैं सोडियम, सीरम सोडियम यानी कि सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है 135 से 145 यानी कि 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए हमारा सोडियम का वैल्यू हमारा ब्लड में। उसके बाद सीरम पोटेशियम यानी कि जो पोटेशियम है वो कितना होना चाहिए हमारा ब्लड में तो 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम जो है 8.5 टू 10.2 रहना चाहिए। इसका नॉर्मल रेंज हम देखेंगे केएफटी का पैरामीटर्स में ये सब आते हैं और इसका हम नॉर्मल रेंज देख रहे हैं। अगर इससे कम बेसी हो रहा है तो हमारा थोड़ा सा यानी कि दिक्कत है किडनी में। तो उसके बाद देखते हैं क्लोराइड यानी कि जो क्लोराइड है वो कितना होना चाहिए इसका नॉर्मल रेंज। तो क्लोराइड का है 96 से 106 यानी कि 96 टू 106 यानी कि 106 रहना चाहिए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद देखते हैं सीरम फास्फोरस। जो सीरम फास्फोरस है उसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए तो 2.5 टू 4.5 ये रहना चाहिए ब्लड में इसका नॉर्मल रेंज है। और ये अगर ये सारे हमारा नॉर्मल रेंज है, ये सब नॉर्मल रेंज आ रहा है, जितने सारे हम पैरामीटर देखें वो सब नॉर्मल है तो हमारा किडनी किडनी डिजीज नहीं यानी कि आप स्वस्थ हैं, पर आपका किडनी ठीक है। उसके बाद इसके ये जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ये हमारे ब्लड में ये जितने सारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम फास्फोरस ये जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारे ब्लड में, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और ई जो है हमारा जितना यूरिया यूरिया क्रिएटिनिन बन, उसके बाद देखें यूरिक एसिड जीएफआर, ये जो है
ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल है, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जो ये है, ये हो गया आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, बर्न, यूरिक एसिड, ये है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल। इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल बोलेंगे। तो चलिए हम अब एक एक करके देखेंगे। यूरिया क्या होता है? यूरिया बढ़ जा रहा है तो क्या बोलेंगे? यूरिया कम हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है तो क्या बोलेंगे? अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम जानते हैं कि यूरिया क्या होता है। यूरिया के बारे में जानते हैं। तो यूरिया जो है हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। हम तो पहले भी बताए थे कि जो यूरिया है वो हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कहाँ होता है? ये कब बनता है? ये जो यूरिया है हमारे बॉडी में कब बनता है? जब हमारा लिवर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन का है वो टूटता है या जुड़ता है, तब ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया हमारे ब्लड में। तो इसको हम जानते हैं एंड एक्सक्रेटेड बाय द किडनी, जो कि किडनी के द्वारा एक्सक्रेटेड कर लिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को जमा हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट का रूप में यूरिया। और जो इसका जो जब ये हाई हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे? जब हमारा बॉडी में यूरिया का लेवल हाई हो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे यूरिनेमिया, यानी कि यूरिनेमिया इसको बोलेंगे। जब हमारा बॉडी में यूरिया हाई हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, बोलेंगे यूरिमिया बोलेंगे। उसके बाद जब हमारा इंपेयर किडनी फंक्शन जब हाई हो जाता है, तो जो हाई हो जाएगा तो हमारा जो किडनी जो पेयर में रहता है वो इंपेयर हो जाएगा, किडनी फंक्शन अच्छा से नहीं कर पाएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन भी होगा, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में भी होता है। उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है ब्लीडिंग होता है, तो भी हमारा जो हाई हो जाता है यूरिया, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है। अंदर में जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है उसमें अंदर में ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, तो इस कारण से भी हमारा जो यूरिया है इसका लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बोलते हैं, जानते हैं क्रिएटिनिन, ये भी किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं। जो क्रिएटिनिन है वो क्या है? क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा बॉडी का, यानी कि हमारे शरीर का जो किडनी है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। और जो फॉर्म होता है फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यू, यानी कि जो मसल्स का टिश्यू होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि टूटता है, तब हमारा क्रिएटिनिन बनता है। यानी कि क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके टूटने से बनता है, जो मसल टिश्यू है उसके टूटने से क्रिएटिनिन का फॉर्म होता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और इसका नॉर्मल रेंज होता है मेल में 0.7 टू 1.3 mg पर डीएल, और इसका जो वुमेन में यानी कि महिलाओं में इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.6 टू 1.1 mg पर डीएल। और इसके बारे में जानते हैं, इसका जब हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? जब हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग जानते हैं, जब हाई हो जा रहा है तो इसको हम हाइपर क्रिएटिनेमिया बोलेंगे। जब हाई हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपर क्रिएटिनेमिया बोलेंगे। उसके बाद जब ये लो हो जा रहा है क्रिएटिनिन का लेवल हमारे ब्लड में, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपो क्रिएटिनेमिया, यानी कि जो हाइपर हो रहा है कि बढ़ जा रहा है, हाइपो मतलब कम हो जा रहा है क्रिएटिनिन का लेवल। तो हम जब हाइपर क्रिएटिनेमिया होता है तो क्या हो सकता है? तो एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि जब बढ़ा हुआ आ रहा है क्रिएटिनिन का लेवल, तो यानी कि बहुत लंबे समय से किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, यानी कि उसको बहुत लंबे समय से किडनी का बीमारी है या किडनी उसका अच्छे तरीका से काम नहीं कर रहा है, और ये तत्कालीन यानी कि एक्यूट, फिलहाल में उसका किडनी लेवल बढ़ गया है, जो कि उसका किडनी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो क्रिएटिनिन जो कम हो जाता है, उसका लेवल कम होता है यानी कि लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर क्रिएटिनेमिया। उसके बाद जो कब होता है ये? लो मसल्स मास, यानी कि जो मसल्स का जो हम बोले, जब मसल्स का मसल्स टिश्यू है उसका ब्रेकडाउन होने से क्रिएटिनिन बनता है, यानी कि फॉर्म होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा मसल्स मास नहीं होगा, लो मसल्स मास होगा, तो हमारा जो है क्रिएटिनिन का लेवल लो हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में और आगे क्या पैरामीटर है केएफटी का, उसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही आता है बर्न, यानी कि ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, जीएफआर, जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, ब्लड में। तो हम जानते हैं पहले किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन,
जिसको हम जानते हैं यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है लिवर में। जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में, और कब प्रोड्यूस होता है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तब हमारा यूरिया जो है प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा जो बर्न लेवल है, बर्न का लेवल है, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है, वो हेल्प करता है एफिशिएंसी ऑफ द किडनी इन एक्सक्रीटिंग यूरिया, यानी कि यूरिया को एक्सक्रीटिंग करने में, यानी कि हेल्प करता है, यूरिया को एक्सक्रीटिंग करने में हेल्प करता है हमारा किडनी को। और जो इसका नॉर्मल रेंज होता है बर्न का, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज होता है 7 to 20 mg/dl, यानी कि 7 से 20 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज होता है। और हाई, जब इसका बर्न का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब हाई हो जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है, एजोटेमिया। क्या बोलते हैं, एजोटेमिया। और एजोटेमिया कब होता है, जब एक्सेसिव अमाउंट में, यानी कि अधिक अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्लड स्ट्रीम में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो क्या होता है, एजोटेमिया, जिसको बोलते हैं क्या, एजोटेमिया। तो ये रहा हमारा बर्न, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब हम आगे जानते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, यानी कि प्यूरिन्स का, जब हमारे ब्लड में प्यूरिन्स, जब हमारे बॉडी में प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि प्यूरिन्स टूटता है, तो क्या बनता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का बनता है, यानी कि यूरिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कब बनता है, जब हमारे प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है, तब क्या बनता है, यूरिक एसिड। उसके बाद हम जानते हैं यूरिक एसिड इज नॉर्मली डिजोल्व इन द ब्लड। जो यूरिक एसिड है हमारे ब्लड में डिजोल्व होता है, मिक्स होता है, और जो कि किडनी फिल्टर करके, किडनी फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी किडनी फिल्टर करके एक्सक्रेटिंग यूरिन, यानी कि यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है यूरिक एसिड को। अब हम जानते हैं इसका नॉर्मल रेंज, यानी कि यूरिक एसिड है, उसका नॉर्मल रेंज होता होगा कि हमारे बॉडी में इतना से इतना रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, तो हमारा किडनी अच्छा है, यानी कि फंक्शन कर रहा है अच्छे से। इसका नॉर्मल रेंज के बारे में जानते हैं। मेल में, यानी कि पुरुष में, मेल में 3.4 to 7.0 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज होता है पुरुष में, यानी कि मेल में। और इसका वुमेन में, यानी कि फीमेल में कितना नॉर्मल रेंज होता है, 2.4 to 6.0 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज है। और जब यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड जब हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरिकेमिया, यानी कि हाइपर यूरिक एमिया बोलते हैं, हाइपर यूरिक एमिया बोलेंगे। जब जब हमारा ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिनेमिया बोलेंगे। और जब ये कब होता है, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है, तो क्या क्या चांसेस रहेगा हमारे बॉडी में, पर सबसे पहले तो किडनी स्टोन का, किडनी स्टोन होने का भी चांसेस रहता है, गाउट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जबकि यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो हमारे ये सिम्टम्स नजर आते हैं, ये डिजीज हो सकते हैं, किडनी स्टोन भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सबको कंटिन्यू हर एक 6 महीना, 3 महीना, साल में एक बार ही चेक करवाना चाहिए। नॉर्मल आदमी को भी करवाना चाहिए यूरिक एसिड टेस्ट का, कोई हमको इससे पता चलता है किडनी स्टोन है या नहीं, गाउट है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं, ये सब हमको पता चलता है। अब हम आगे जाते हैं GFR, यानी कि GFR भी है जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर में आता है। GFR क्या हो गया, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट क्या होता है उसको जानते हैं। यानी कि GFR क्या होता है, GFR जो है वो मेजर करता है कि पर मिनट में कितना फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। जो हमारा किडनी है वो 1 मिनट में कितना लीटर फिल्टर करता है ब्लड का, उसको बताता है GFR। तभी तो पता चलेगा कि हमारा जो किडनी है अच्छे से फंक्शन कर रहा है ये नहीं कर रहा है, अच्छे से फिल्ट्रेशन ब्लड का कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद उसी को हम GFR के थ्रू जानते हैं, GFR में उसी का मेजर किया जाता है। GFR निकालने के लिए, यानी कि GFR कैसे निकालते हैं, ये कैलकुलेटेड है, इसमें हम कैलकुलेटेड है। GFR निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्रिएटिनिन का वैल्यू जानना होगा, उसके बाद उसका पेशेंट का एज क्या है, सेक्स क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है, और उसका बॉडी साइज जानना जरूरी है, तब हम GFR निकालते
है। जीएफआर में सबसे पहले हम 140 माइनस उसका एज, पेशेंट का एज इनटू वेट, यानी कि जो पेशेंट का वेट है वो डिवाइडेड बाय 72 यानी कि 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन का लेवल डिवाइडेड, यानी कि उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जीएफआर निकल जाएगा। उस पेशेंट का जीएफआर क्या है, यानी कि उस पेशेंट का जो किडनी है पर मिनट में कितना लीटर ब्लड फिल्टर कर रहा है। उसके बाद जब हमारा जीएफआर का लेवल कम है तो हम ऑटोमेटिक हमको ये पता चल जाएगा जो कि हमारा जो किडनी है अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तब हमारा जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन कम कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बकाने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से ध्यान से टाइम दीजिएगा, अपने आप को जितना टाइम दीजिएगा उतना ग्रो कर पाइएगा अपने आप को। इसीलिए जितना टाइम दीजिए, कोई चीज को सीखने के लिए टाइम देना होता है, तब जाके आप उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो चीज क्या है। अब खुद को जानने के लिए भी आप भी ऐसा करते हैं, खुद को जानने के लिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने आप को जानने के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसी तरह कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए टाइम देना पड़ता है, उस चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से नॉलेज गेन करके अच्छा एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो चलिए, जो हमने ये पढ़ा, जो ये क्या क्या पढ़ा हमने, क्रिएटिनिन पढ़ा, यूरिक एसिड पढ़ा, बन पढ़ा, जीएफआर पढ़ा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पढ़ा, यूरिया पढ़ा, जो ये सब के बारे में जाने, ये जो था ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल था, यानी कि जो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है। और जो हम आगे जानेंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, ये जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं। हम पहले देखेंगे सोडियम। सोडियम क्या होता है? तो सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस, नर्व्स फंक्शंस एंड मसल्स कंट्रैक्शंस, यानी कि जो सोडियम है वो हमारा जो सोडियम है वो बॉडी फ्लूइड है जो कि बैलेंस करता है, नर्व्स फंक्शंस को एंड मसल्स कंट्रैक्शंस को मेंटेन करता है। सोडियम की जो किडनी है वो मेंटेन करता है सोडियम को, यानी कि हमारे बॉडी में। उसके बाद हम आगे जानते हैं इसका नॉर्मल रेंज होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम क्या जानते हैं, यानी कि जो सोडियम है वो सोडियम का क्या काम है? सोडियम इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्लूइड। सोडियम इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो सोडियम है ये फ्लूइड को बैलेंस करता है और नर्व फंक्शंस और मसल्स कंट्रैक्शन को भी मेंटेन करता है, क्योंकि सोडियम, और इसका जो किडनी है ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल को हमारा बॉडी में। उसके बाद हम जानते हैं इसका नॉर्मल रेंज के बारे में। इसका नॉर्मल रेंज के बारे में जानेगा 135 टू 145, यानी कि 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका नॉर्मल रेंज है सोडियम का। इसके हम आगे जानते हैं, जब सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे ब्लड में हाई हो जाता है तो क्या होता है? जब सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रेमिया। जब हाई हो जाता है सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रेमिया। और हाइपरनेट्रेमिया कब होता है? जब हमारा सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या क्या होता है? तब हमको डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, डिहाइड्रेशन है तब भी हमारा सोडियम का लेवल हाई हो जाता है। एक्सेस साल्ट इंटेक, जब ज्यादा हम साल्ट का इंटेक करते हैं यानी कि खाते हैं तो, और किडनी डिजीज होता है तब भी हमारा सोडियम लेवल इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में। उसके बाद जब लो होता है, यानी कि सोडियम का लेवल जब लो हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रेमिया। और ये कब होता है? किडनी डिजीज होता है तब, और हार्ट फेलियर होता है तब भी क्या होता है? किडनी डिजीज होता है तो भी सोडियम का लेवल जो है कम होता है, डिक्रीज होता है। हार्ट फेलियर होता है तो भी सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज करता है। लिवर डिजीज में भी डिक्रीज करता है। और एक्सेसिव वाटर इंटेक, यानी कि हम ज्यादा वाटर का इंटेक करते हैं, यानी कि ज्यादा पानी पीते हैं, अधिक पानी पीते हैं, तो भी हमारा जो है सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज करता है, यानी कि कम होता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं पोटेशियम। क्या जानते हैं? पोटेशियम है
इम्पोर्टेंट फॉर मसल्स एंड नर्व फंक्शंस एंड मेंटेनिंग अ हार्ट रिदम। जो पोटेशियम है वो मेंटेन करता है हार्ट रिदम को, नर्व फंक्शंस को, और मसल्स का भी फंक्शंस को वो मेंटेन करता है। कौन? पोटेशियम। तो हम इसके बारे में नॉर्मल रेंज जानते हैं। जो पोटेशियम है इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जो इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 टू 5.0। और जब ये हाई होता है, यानी कि जब हाई किस कारण से होता है, कब होता है हाई होता है, तो क्या होता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होता है। तो हम आगे देखते हैं। जब हाई हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया। यानी कि जब पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर कैलेमिया। और ये जब हाई हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, यानी कि हमारे बॉडी में क्या होगा? ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कब होगा? ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन, एसिडोसिस, और यानी कि एसिडोसिस और टिश्यू इंजरी होता है तो भी हमारा पोटेशियम का लेवल जो होता है हाई हो जाता है। उसके बाद लो कब होता है? लो होता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया ड्यू टू ड्यूरेटिक्स डायरिया। यानी कि जब हाई लो होता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया। और ये कब होता है? कब हो, जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? ड्यूरेटिक्स डायरिया, यानी कि डायरिया का चांसेस रहता है। जब ये कम होता है तो भी ये लो होने का चांस रहता है, यानी कि लो हो जाता है। अब आगे जानते हैं कैल्शियम Ca2+, यानी कि कैल्शियम क्या है? ये भी आता है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में। तो हम आगे जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ मसल्स, यानी कि जो इसेंशियल है ये बोन हेल्थ मसल्स में, यानी कि ये बोन हेल्थ मसल में एसेंशियल है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शंस कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन, ये और ये कंट्रैक्शन है नर्व फंक्शन के लिए। उसके बाद जब ये हाई हो जाता है, कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया। और ये लो हो जाता है तो क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया जब हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो क्या होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। हाइपर थायरॉयडिज्म है, यानी कि हाइपर थायरॉयडिज्म है आपको पहले से, तो ऑटोमेटिक उसका लेवल हाई हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा जो है कैल्शियम का लेवल हाई आएगा। एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक, यानी कि कैल्शियम हम एक्सेसिव ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो भी जो हमारा है हाई आएगा कैल्शियम। उसके बाद जब लो होता है उसको बोलते हैं हाइपर। कैल्शियम लो कब होता है? जब हाइपो, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी हमारा कैल्शियम का लेवल लो आएगा, यानी कि डिक्रीज आएगा। तो हम आगे जानते हैं क्लोराइड के बारे में। किडनी फंक्शन टेस्ट का जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट के जो पैरामीटर्स है क्लोराइड, उसके बारे में जानते हैं। तो हेल्प टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, जो कि बॉडी फ्लूइड बैलेंस करता है, और ये ब्लड प्रेशर एंड एसिड बेस को भी बैलेंस करता है। क्या करता है? ये मेंटेन करता है फ्लूइड को, फ्लूइड बैलेंस को, एंड ये ब्लड प्रेशर एंड एसिड बेस को भी बैलेंस करता है क्लोराइड हमारे बॉडी में। और ये जब हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरेमिया। जब ये हाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरेमिया। तब क्या होता है? जब हाई हो जाएगा तो क्या हो जाता है? डिसफंक्शन, यानी कि जो किडनी है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद हम जानते हैं लो, जब लो हो जाता है क्लोराइड तो क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरेमिया। जब होता है पोलो, यानी कि लंबे समय तक वेटिंग हो रहा है, यानी कि उल्टी हो रहा है, तो भी हमारा उस टाइम पे भी हमारा जो है उस टाइम पे क्लोराइड का लेवल लो हो जाता है, यानी कि डिक्रीज होता है। और मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस। सीरम फास्फोरस हम आगे जानते हैं सीरम फास्फोरस के बारे में। उस क्या होता है? सीरम फास्फोरस जब रहता है तो उसमें हमको अवॉइड करना रहता है, यानी कि हाई हो जाता है चाहे लो हो जाता है, उसमें हमको अवॉइड करना रहता है फास्ट फूड को, ऑयली फूड को। जो फास्फोरस है इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर हम ज्यादातर इंटेक करते हैं, ज्यादा खाते हैं, हमेशा खा ही रहे हैं, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, हमेशा खाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है फास्फोरस का लेवल हाई हो जाता है। तो हम इस सब चीज से अवॉइड रहना है कि सबको कम से कम खाना है, जो कि फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, इस सबको। उसके बाद ये इसमें क्या होता है? क्रोनिक डिजीज, यानी कि जो फास्फोरस का जो लेवल है हाई होता है तो हम उसमें देखते हैं कि क्रोनिक डिजीज, यानी कि लंबे समय तक है जो किडनी डिजीज है। उसके बाद इसका नॉर्मल रेंज है
3.5 टू 4.5 mg/dl। इसका नॉर्मल रेंज कितना है? 3.5 टू 4.5 mg/dl। उसके बाद इसका जब हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर फॉस्फोटेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर फॉस्फोटेमिया। और ये जब लो होता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोटेमिया। जब ये लो हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोटेमिया। तो हम चलिए इसी तरह से हम खत्म हुआ किडनी फंक्शन टेस्ट। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि लैब टेक्नीशियंस बनना चाहते हैं और लैब में काम करते हैं। उनके साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। डीएमएलटी बीएमएलटी जो भी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।